हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको जो कि सीटेट का पेपर आपका आने वाला है, तो उसी का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उससे हमने आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूनिक क्लास होने वाली है। आज के इसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो इसलिए जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे इसी के साथ, क्योंकि आपको जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सभी आप तक पहुँचती रहें और आप सभी जो है इस क्लास से कनेक्ट रहें। ठीक है, इसी के साथ जो आपकी ये ईवीएस की क्लास होती है ये डेली 11 AM पे क्लास होती है, इसलिए अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचता है फिर भी जो है वो आप सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को पता भी है, देखिए अब आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो सर पे आ चुका है ना। बहुत से लोग क्लास में चिल्लाए करते हैं, कहते हैं कि मैम एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, अब एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं बचा है ना, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्यों एक्सप्लेनेशन के पीछे भाग रहे हैं? बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, ये सब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन मायने नहीं रखता है उतना, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड लगा करके वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड सीखिए। ठीक है, कि आपको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ अगर हम ईवीएस की बात करते हैं, देखिए ईवीएस में आपका 15 फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 15 आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल बेस्ड तो आपके नहीं गलत होंगे, लेकिन जो आपकी पेडागोजी होती है उसमें मान सकते हैं कम से कम नहीं कुछ तो आप 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना। 5 क्वेश्चन मान लीजिए चले जाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन फिर भी आप कर सकते हैं ना। तो कम से कम 30 में से 25 क्वेश्चन का स्कोर आप सभी कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ना ही कोई ब्रॉड सिलेबस है आपका ईवीएस का। ठीक है, लिमिटेड चैप्टर हैं तो उसी में से आपको पढ़ना रहता है, इतना बाहर का तो कोई पढ़ना नहीं रहता जो आप लोग चिल्लाए करते हैं मैम एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ऐसा मत किया करिए आप सभी लोग, टाइम कम बचा है ना। देखिए फर्स्ट फेज के एग्जाम आपके स्टार्ट भी हो चुके हैं 28 तारीख से, है ना, तो इसलिए समय कम बचा हुआ है। एक्सप्लेनेशन के पीछे कोई भी लोग मत भागिए, ना ही नए चीज़ों के पीछे भागिए। जितना हो पा रहा है आपसे, बस जितना भी अभी तक आप लोगों ने अपने नोट्स रखे उन सभी का रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट वगैरह दे दीजिए। तो बस अब आप लोगों को यही करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्लास पे और देखते हैं आज के क्लास के क्वेश्चंस क्या क्या रखे हैं आपके। इसमें देखिए 15 जो है वो ईवीएस के क्वेश्चन होंगे और 15 जो है वो सीडीपी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्लास में, पहले ही बता देते हैं हम आपको। बस जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ आंसर देखेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगेगा सिर्फ उसका ही एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी में मोलन गांव किस राज्य में स्थित है। विकल्प आपके क्या दे रखे हैं यहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसी के साथ आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है वो आपके साथ और भी साथी जुड़े। अब देखिए एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है इतना, लेकिन आप लोगों की संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है ना। डेली आप लोग वही बात रिपीट करवाते हैं कि क्लास में एटलीस्ट कम से कम 200-250 बच्चे तो होने चाहिए ना। अगर अभी भी आप लोग नहीं आएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? या तो मेरा पढ़ाना आपको समझ में नहीं आता है या फिर हम आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, यही बात हो सकती है ना। तो इसलिए प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट बनती है कि आप लोग जो है कम से कम एटलीस्ट 200-250 बच्चे तो क्लास में जुड़िए लाइव। अब जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सभी साथी। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए वाला, यानी कि असम है वहाँ पर जो है वो मोलन गांव स्थित है। देखिए अगर हम असम के बारे में बात करते हैं तो आपका एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि असम का जो फेस्टिवल है वहाँ पर कौन सा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। इसी के साथ अगर हम और बात करते हैं असम के बारे में तो असम में ही आपका वहाँ पर जो बांस का भेला घर होता है वो भी बनाया जाता है, और इसी के साथ जो आपका वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो सभी रहने के लिए बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं, वो भी ढालू छत वाला, है ना, कि इससे जो वहाँ का पानी है वो उस पर स्टोर ना होकर के नीचे रिसता रहे। ठीक है बात। इसी के साथ देखिए अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में आपका एक नेपेंथीस पौधा है जिसे कि आप सभी लोग घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। जरूरी नहीं होता देखिए सीटेट जो है वो आपसे नेपेंथीस दे के पूछे, है ना, हो सकता है वो आपसे घटपर्णी भी दे करके पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नेपेंथीस पौधा है ये आपका मेघालय के खासी हिल्स में पाया जाता है, जो कि बात करते हैं अगर हम मेघालय के अलावा ये आपका इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कीटों को अपनी मनमोहक सुगंध के द्वारा उन्हें फंसा करके खा जाता है। और खाता किस लिए है, क्योंकि कीटों को खाने से उसके नाइट्रोजन की
पूर्ति होती है। तो देखिए मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी आपको बता दिए हैं, आपको ये भी ध्यान रखने होंगे क्योंकि सीटेट आपका जो है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है ना, जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, वो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोगों को वो भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में आपका झूम खेती होती है, आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बीन कैसे बनाए जाते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि बीन सब्जी होती है ना, तो आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, ये जो बीन है ना वो बजाने वाली बीन है सपेरे की, ठीक है। तो इसको बताना है कि ये कैसे बनाई जाती है। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उसे इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन है एक तरह से। कह रहा है कि सूखे नीम से बनती है, सूखे बबूल से बनती है, सूखी लौकी से बनती है या फिर सूखे पीपल से बनती है। अब सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि जो आपके सपेरे के द्वारा जो बजाई जाने वाली बीन होती है वो किन चीजों से बनती है। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला, है ना। जो आपकी बीन होती है, सपेरे जो बजाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा ना, तो वो जो बनती है वो सूखी लौकी से बनती है, ठीक है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। विकल्प क्या दे रखे हैं, 1903 में, 1902 में, 1905 में या फिर 1907 में। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कोई भी साथी अब गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसी के साथ सभी साथी एक बार क्लास पे अंगूठा चिपका देंगे, कोई भी 2 बार नहीं चिपकाएगा, है ना, सिर्फ एक ही बार चिपकाना है। आप लोग चीटिंग मत करिएगा बिल्कुल भी। अब जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1902 में जो है वो रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये दिया किस लिए गया था, क्योंकि इन्होंने मच्छरों के पेट में जो मलेरिया रोग होता है उसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, है ना। इन्होंने वहां पर जो है पता लगाया था कि मच्छर के पेट से ही मलेरिया पैदा होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। इसका वर्णन किस राज्य के लिए किया गया है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं उनकी बात हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ये जो है वो किस राज्य में होते हैं। विकल्प क्या दे रखे यहाँ पर, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। तो देखिए जो आपके ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं ये आपके उत्तराखंड में, वहां पे के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करते हुए, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मामिडी तांड्रा क्या है। विकल्प दे रखे हैं अमरूद, आम पापड़, कच्चा केला या फिर नारियल। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि आपका मामिडी तांड्रा जो है वो क्या चीज होती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है, इसलिए कोई भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से एकदम माइंड सेट करके तब आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा बी वाला, यानी कि जो मामिडी तांड्रा है ये आपका आम पापड़ कहलाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको बनाने के लिए टाइम कितना लगता है, तो इसको बनाने का जो टाइम पीरियड है वो है 28 डेज। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में, 28 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ओणम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है ना। जो आपको ओणम फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। विकल्प दे रखे केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर असम। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि ओणम फेस्टिवल जो है ये केरल में मनाया जाता है। इसी के साथ अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में आपको कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। इसी के साथ कटी बिहू भी मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कौन सा पक्षी मनुष्य के घरों व खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, गौरैया, उल्लू, कबूतर या फिर फाख्ता। जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी वाला। अगर हम बात करते हैं गौरैया की, तो गौरैया जो होती है ये आपका, आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो छप्पर होते हैं वहाँ पर भी बनाती है, इसी के साथ अलमारी के पीछे बनाती है, शीशे के पीछे बना देती है ना। तो गौरैया होती है ये इन सब जगहों पे अपना घोंसला बनाती है। इसी के साथ अगर हम फाख्ता पक्षी की बात करते हैं तो आपका फाख्ता पक्षी जो है ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बना करके वहाँ पे अंडे देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनमें से किस जंतु के कान नहीं होते हैं। फोकस क्या करना है आपको, किस जंतु के कान नहीं होते हैं, नहीं वाला बताना है आपको। विकल्प क्या दे रखे हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप या फिर केचुआ। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या सही बन जाएगा, ये बनेगा सांप। अब आप लोगों को ये बताना है कि सांप के जब कान नहीं होते हैं तो वो चीज़ों को सुनता कैसे है ना। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ये भी बता दीजिए कि जब सांप के कान नहीं होते हैं तो वो सुन कैसे लेता है चीज़ों को। तो देखिए ये कैसे सुनता है, ये सुनता है कंपन के द्वारा। कंपन मतलब कि जो आपकी वाइब्रेशन होती है बीन की, उसके द्वारा सुन लेता है ये। इसी के साथ जो इसको कंपन महसूस होती है वो किस चीज़ में महसूस होती है आप लोगों को पता है। इसको कंपन जो महसूस होती है वो इसकी त्वचा में महसूस होती है ना, उसी से ये जो है वो भांप लेता है चीज़ों को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ब्लॉक्स से बना घर होता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, बांस के घर, पत्थर के घर, बर्फ के घर या फिर झाड़ियों के घर। अब आपको बताना है कि ब्लॉक्स से बना घर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, तो आप बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ब्लॉक्स क्या होता है। तो ये जो होते हैं ये बर्फ के टुकड़े होते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, क्या होते हैं, ये बर्फ के टुकड़े होते हैं। अब आपको बताना है इसका आंसर जल्दी से। अब तो मैंने क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दिया है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा सी वाला। यानी कि जो ब्लॉक्स से बने घर होते हैं वो बर्फ के घर होते हैं। बर्फ के घर होते कौन से हैं, ये होते हैं आपके इग्लू। आप सभी को पता होगा जो एस्किमो जनजाति होती है वो अपने ध्रुवीय क्षेत्र में इग्लू के घर बना करके, यानी कि जो बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उनको बना करके वहां पर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बिल्ली कितने घंटे सोती है। आप सभी को पता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, 2 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे या फिर 17 घंटे। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए जो आपकी बिल्ली होती है कितने घंटे सोती है, ये सोती है 12 घंटे। कितने घंटे सोती है, 12 घंटे सोती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 2 घंटे कौन सोता है, तो 2 घंटे आपका कौन सोता है, ये सोता है जिराफ। कौन सोता है 2 घंटे, जिराफ सोता है। अगर हम 4 घंटे की बात करते हैं तो देखिए 2 से 4 घंटे जो होता है वो आपका हाथी सोता है। और बहुत लोग सोचते होंगे कि हाथी इतना पेट भर लेता तो एकदम दबा के सोता होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही आराम करता है ना। अगर हम बात करते हैं 17 घंटे कौन सोता है, तो 17 घंटे कौन सोता है, ये सोता है स्लॉथ। जिस आप सभी को पता है ये पेड़ से उल्टा लटक करके 17 घंटे तक सो सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पक्षियों के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है आप सभी लोगों को, पक्षियों के संदर्भ में। ठीक है, विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है या समतापी होते हैं, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी कि पक्षियों के संदर्भ में जो आपके कथन दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा नहीं होगा। आंसर करेंगे सभी लोग बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पक्षियों के संदर्भ में कह रहा है श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही दे रखी है, श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के माध्यम से ही होता है। बात कर रहा है दूसरे में कि यह समतापी होते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है आपकी। देखिए जो कुछ पक्षी होते हैं वो आपका कहीं ना कहीं जैसे बाहर जाते हैं तो वो जैसे जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना वो आपके समतापी होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना प्रवास करने के लिए वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है सी वाला कि इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। तो देखिए पक्षियों का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय ना होकर के कितने कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। अब आप लोगों को पता चल गया कि हमारा यही वाला गलत था। तो पक्षियों का हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। इनके जो आगे वाले 2 पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जब पक्षी उड़ते हैं तो वो अपने पैरों को समेट करके पंखों को फैला देते हैं ना। तो बाकी के सारे विकल्प हमारे सही है, सी वाला ही गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12।
बाघ के संदर्भ में सही कथन आपको पहचानना है। सही नहीं, माफ कीजिएगा, इसका गलत होगा यहाँ पर, है ना, गलत बताना है आप लोगों को कि गलत कथन पहचानिए। अब आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि बाघ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बाघ के शरीर पर पीली या काली धारियां पाई जाती हैं, बिल्कुल ये बात तो सही है। बी कह रहा है कि बाघ की जीभ कटीली होती है, बिल्कुल ये भी बात आपकी एकदम सही है। अगर खरोच देगा ना तो पता नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना, इतनी इसकी कांटेदार जीभ होती है, ठीक है। सी कह रहा है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश तो ठीक है लेकिन हिमाचल प्रदेश को तो नहीं कहा जाता है, यानी कि यही हमारा गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो 1973 में आया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला बनेगा, तो यही हमारा गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहाँ के लोग पानी में यात्रा करने के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। विकल्प क्या दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर केरल। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, फेरी की। तो फेरी आपकी कहाँ यूज होती है यातायात के रूप में, ये होती है केरला में यूज, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वहां पर ट्रॉली का यूज करते हैं। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया भी था कि उत्तराखंड में जो लोग हैं वो वहां पर आने जाने के लिए आपका पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गढ़ सीसर क्या है। विकल्प दे रखे हैं, तालाब है, कुआं है, ट्यूबवेल है या फिर नल है ना। आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो देखिए जो आपका गढ़सीसर है वो एक प्रकार का तालाब है जो कि गढ़सीसर राजा थे उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये ए वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हमारा ईवीएस का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका को बच्चों की अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कह रहा है कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हतोत्साहित करने की बात, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी कह रहा है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखिए अगर टीचर प्रोत्साहित कर रहा है तो वहां पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे खत्म हो सकती है ना, वो नहीं खत्म हो सकती है, वो चलनी चाहिए वहां पर। तो यहाँ पर खत्म होने की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सी कह रहा है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पर। डी कह रहा है कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए फिर से यहाँ पर हतोत्साहित दे रखा है यानी कि निगेटिव वर्ड है क्योंकि वह जो है वो आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। अगर आप बच्चे को हतोत्साहित कर देंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर आत्मकेंद्रिता कहाँ से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। तो उसे कभी भी हतोत्साहित नहीं बल्कि उसे प्रोत्साहित करना है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा सी वाला। अब चलते हैं हम अपने सीडीपी के पोर्शन की तरफ। तो देखिए यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है सीडीपी यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट माफ कीजिएगा, जो आपकी बाल विकास होती है इससे भी जो है वो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के रूप में हम आपको 15 क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपके बाल विकास के क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपनी कक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके, चित्र बना करके, उत्तेजना भिन्नता अपनाकर या फिर जोर से बोल करके। अब आंसर करना है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आप एज अ टीचर रख लीजिए अपने आप को, तो कह रहा है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आप बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लिख लेने से कभी भी आप बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। बी कह रहा है कि चित्र बना करके भी नहीं कर सकते हैं। सी कह रहा है कि उत्तेजना भिन्नता अपनाकर। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि स्टिमुलस जो वेरिएशन है अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि जो आपके हाव भाव होते हैं या जो आपकी एक्टिविटी होती है ये सब अटेंशन को गेन करने का एक तरीका होता है, ठीक है, यानी कि ध्यान को अपनाने का एक तरीका माना गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये सी वाला बन जाएगा। डी कह रहा है कि जोर से बोल करके, अगर आप बच्चे को जोर से बोल देंगे बच्चा तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना, वो तो वैसे ही घबरा जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी वाला।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के लिए विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि जो आपके फाइन मोटर स्किल है, उनमें से कौन सा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका एक आंसर बनेगा, आपको वो बताना है। विकल्प दे रखे हैं, खरगोश की तरह फुदकना, ग्रुप में दौड़ना, सीढ़ियों से उतरना या फिर एक धागे में मोती को पिरोना। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल की। तो जो आपके सूक्ष्म गतिक यानी कि जब आपकी छोटी छोटी जो उंगलियां होती हैं, ये जब आपके एक धागे में जब आप मोती पिरोते हैं तो यहाँ पर आपके फाइन मोटर स्किल्स काम करते हैं, यानी कि आपकी जो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं ये सब फाइन मोटर स्किल के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खरगोश की तरह फुदकना, तो ये आपका यहाँ पर ये सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं होगा बल्कि ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण माना जाएगा। इसी के साथ आपका ग्रुप में दौड़ना ये भी ग्रॉस मोटर स्किल है और सीढ़ियों से उतरना ये भी एक ग्रॉस मोटर स्किल है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला। यहाँ पर क्या है, आपकी एक धागे में मोती पिरोना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, बाकी के ये जितने भी हैं ये सभी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक है बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, सहयोगी रूपी नैतिकता का स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। जिसने भी लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी होगी वही इस आंसर को कर सकते हैं, बाकी के आंसर गलत हो जाएंगे लोगों के, है ना। इसलिए जिसने भी थ्योरी पढ़ रखी है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा बी वाला, यानी कि जो आपका पारंपरिक स्तर है ये लेवल किस में आता है, ये लेवल 2 में आता है। किस में आता है, लेवल 2 में आता है। तो इसी के अंदर जो है वो आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। यानी कि बच्चा अगर स्कूल में फर्स्ट आया है तो अगर वो घर में आकर जैसे मम्मी को अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, डैडी को अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, तो वो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर जो है ना वो एकदम अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है ना। आप सभी लोगों को भी होता होगा, अगर आप लोग कुछ अच्छा काम कर देते होंगे और घर से अगर मम्मी बोल देती होंगी कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया है ना, तो इससे जो है वो आप लोग बहुत खुश हो जाते होंगे। अगर इसी जगह पे वो अगर झाड़ू या कुछ उठा लें तो फिर आप लोग है ना एकदम तवा हो जाते होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पारंपरिक स्तर है यानी कि लेवल 2 है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये जो आपकी एज होती है ये कब से कब तक होती है, तो ये 10 से लेकर के जो आपकी 13 वर्ष होती है इसके अंदर आती है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब सभी को आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा ए वाला, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ये चलती कब से कब तक है, तो ये चलती है आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। कब से चलती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, यानी कि एडजस्टमेंट को कौन सी चीज बढ़ावा देती है। विकल्प दे रखे हैं, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बनेगा ये जान लेते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे जो ग्रामीण इलाके होते हैं, अगर वहां पर जो शहर की लड़कियां अगर वहां चली जाएं, अगर वो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं तो लोग कैसी नजरों से देखते हैं, कहते हैं देखो वो शहर से आई हैं तो उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो है वो अपने आप से घृणा करने लगता है ना। लड़की जो होगी वो अपने आप से अंदर ही अंदर घृणा करने लगी, उसे जो है वो टेंशन होने लगेगी। तो वो क्या सोचेगी कि हम समाज के अकॉर्डिंग चले या फिर अपने अकॉर्डिंग चले। देखिए अगर अपने अकॉर्डिंग वो चलेगी तो उसे लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर वो समाज के अकॉर्डिंग चलना चाहेगी तो उसे ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि समायोजन को कौन सी चीज बढ़ावा देती है, ये होता है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त हो जाना, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तुओं को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है। विकल्प क्या दे रखे हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, अनियमित प्रगति, सिफेलोकॉर्डल प्रगति या फिर व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा होता है, शुरू में छोटा होता है, तो वो क्या करता है, अगर उसे कोई भी बॉटल उठानी होती है वो अपने दोनों हाथों का यूज करता है ना, उंगलियों का यूज नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, पूरे दोनों हाथ लगा करके ऐसे बॉटल को उठा लेता है ना। फिर धीरे धीरे बच्चे के अंदर जब वृद्धि होती रहती है, फिर बच्चे की क्या होती है, जो उंगलियां होती हैं यानी कि जो फाइन मोटर स्किल है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर वो क्या करता है, वो पूरे हाथ से चीजों को ना उठा करके अपने फाइन मोटर स्किल यानी कि जो उसकी उंगलियां होती हैं उनके द्वारा जो है वो चीजों को उठा लेता है। तो ये जो प्रगति होती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक की ओर, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर कहा जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक या फिर संपूर्ण जीवन काल के दौरान। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला, यानी कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही वाला बताना है। कह रहा है कि भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, या फिर भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। अब आंसर करना है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा चिंतन जो होती है वो भाषा का निर्धारण करती है। क्या करती है, भाषा का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु रीता सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार रीता की सोच का आधार क्या है। विकल्प दे रखे हैं, संरक्षणता, केंद्रीयता, परिपक्वता या फिर क्रमबद्धता। आंसर करना है सभी लोगों को जल्दी से। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा बी वाला, यानी कि केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन की वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतः व्यक्तित्व, खोजपूर्ण अधिगम या फिर पाण। आंसर करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा, आपको मनोवैज्ञानिक भी ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है। वाइगोत्स्की की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनेगा नहीं, अंतः व्यक्तित्व जैसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही यहाँ पर बच्चे को कोई खोजने के लिए चीजें दी गई हैं। बचा क्या हमारा पार्ट, यानी कि स्कैफोल्डिंग जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समाजीकरण क्या है। विकल्प इसके क्या दे रखे हैं, कह रहा है कि औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर बनेगा नहीं। बी कह रहा है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि समाजीकरण का मतलब सिर्फ रीति रिवाजों से सिमट करके रह जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। सी कह रहा है कि जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो बिल्कुल ये बात जो है वो एकदम कहीं ना कहीं सही दे रखी गई है यहाँ पर। अगला क्या कह रहा है, डी व्यवस्थित तरीके से होने वाली रूढ़िवादी प्रक्रिया होगा। यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, रूढ़िवादी प्रक्रिया है। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी वाला बनेगा, ठीक है। जो आपका समाजीकरण है वो एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया है जो कि आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से होती है। देखिए जो आपकी फैमिली होती है वो औपचारिक ना होकर के अनौपचारिक रूप से कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन
किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि किसके अंदर आपका संयोजन और समावेशन यानी कि एसिमिलेशन की बात की गई है ना। विकल्प क्या दे रखे हैं, संरचनात्मक चित्रण, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, या फिर अनुकूलन, या फिर अग्रिम आयोजन। अब आंसर करना है जल्दी से। तो देखिए जो आपका संयोजन और समावेशन आता है, ये आता है अनुकूलन के अंतर्गत, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। बाल विकास में डैश से फिर डैश दे रखा तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है किसमें। कह रहा है कि जन्म व किशोरावस्था, गर्भधारण व माध्यमिक बाल्यावस्था, गर्भधारण व किशोरावस्था, जन्म व माध्यमिक बाल्यावस्था। अब सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं चैनल पे वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जितनी भी आने वाली क्लासेस है उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को, है ना। और आप सभी लोग जो है वो क्लास में टाइम से जुड़ जाएं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ये किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगी जो आपकी बाल विकास की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत होती है गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था तक। तो पहले में आपका क्या हो जाएगा, गर्भधारण भरा जाएगा, और दूसरे में आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ पर किशोरावस्था तक, ठीक है। वॉर्म टू टॉर्म चलती है, आप सभी लोगों को पता है कि जो आपकी विकास की प्रक्रिया है वह वॉर्म टू टॉर्म चलती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में, आगे डैश दे रखा है, बताना है आपको। कह रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था विचारों के बारे में कि भाषा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम यानी कि बहुत ही सरल कर देती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला बनेगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। एक बार फिर से आपसे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछ रखा है यहाँ पर कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं, यानी कि दूसरों के इरादों को नहीं मानते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस उसमें करते हैं अब आपको ये बताना है। कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से, कोई भी बिना लाइक किए हुए क्लास छोड़ के नहीं भागेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बी वाला हमारा आंसर इसका बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरों के इरादों की उपेक्षा की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, और कोई भी क्लास को बिना लाइक किए हुए छोड़ के नहीं भागेगा, है ना। आप लोग बतियाने में बहुत आगे रहते हैं, हम देखते हैं आपकी चैटिंग जो है बराबर चला करती है ना, लेकिन क्लास को अगर शेयर करना हो तो आप नहीं करेंगे, क्लास को लाइक करना होगा तो भी आप नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।